Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. This is lesson 17 and lesson 17 is about influencing skills, which is a part of basic listening sequence. Basic listening sequence basically काउंसलिंग के प्रोफेशन में काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा था, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एनकरेजमेंट, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग एंड समराइजेशन की स्किल्स आती हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. उसी के अंदर आती है इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स. दोज आर इंटरप्रिटेशन एंड रीफ्रेमिंग, डायरेक्टिव, एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर, फीडबैक, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग समरी. ये सारी की सारी जो स्किल्स है ये बेसिकली माइक्रो स्किल्स के अंदर आती हैं और ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अटेंडिंग बिहेवियर, इन लिसनिंग स्किल्स एंड इट ऑल्सो लाइक क्लाइंट को एंगेज करने में. और ये सारी स्किल्स बेसिकली काउंसलिंग के प्रोफेशन का एसेंस हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरप्रिटेशन एंड रीफ्रेमिंग. Interpretation and reframing is basically a central influencing skills और ये अप्रोच काउंसलर और थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं कि क्लाइंट अपने स्टोरीज में एक नया मीनिंग फाइंड आउट करे, उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिले. ठीक है, और वो तभी हो सकता है जब काउंसलर ने क्लाइंट की बात को फुली समझा हो, उसको सुना हो. क्लाइंट ने जिस तरीके से अपनी स्टोरी बताई, उसने अपने व्यू पॉइंट से बताया या जो उसको फील होता है या जिस तरह उसने उस इवेंट को देखा. बट व्हेन इट कम्स टू रीफ्रेमिंग, एक्चुअली जब आप रीफ्रेमिंग करते हो तो एक न्यू इंटरप्रिटेशन मिलती है उसी सिचुएशन की, उसी इवेंट की जो क्लाइंट ने एक्सपीरियंस किया है. सो यू एक्चुअली आस्क क्लाइंट टू थिंक फ्रॉम एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. जब आप अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्लाइंट को देते हो या क्लाइंट आपको बताता है कि दिस कुड बी द सिचुएशन, या ऐसे भी हो सकता था या ऐसे भी मैं सोच सकता था या थी, देन इट इज़ एक्चुअली रीफ्रेमिंग. What is it actually interpretation? It actually an alternative frame of reference from which the client may view a situation. So actually आपने एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस या एक नया पर्सपेक्टिव क्लाइंट को दिया है. The purpose of this interpretation is to change the viewpoint of the client and मुख्तलिफ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. साइको डायनामिक वाले कहते हैं कि क्लाइंट को आप एक इंटरप्रिटेशन देते हो ताकि वो उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके किस तरीके से लाइक उसको एक इंसाइट डेवलप करते हो कि वो किस तरीके से उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके प्रेजेंट लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. इसी तरीके से CBT वाले ये कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर वाले, कि जब आप क्लाइंट को एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देते हो या क्लाइंट आपको एक नैरेटिव चेंज नैरेटिव देता है, एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम देता है, तो इट एक्चुअली ओपन्स द हॉरिजन ऑफ द क्लाइंट. इट एक्चुअली ओपन्स द मल्टीपल वेज फॉर द क्लाइंट. ठीक है, जिसमें क्लाइंट अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद चूज कर सकता है. Okay, so the next one is directive. Directive means कि आप क्लाइंट को क्लियर कट बता देते हो कि उसने क्या करना है. ठीक है, लाइक इट्स अ सजेशन सॉर्ट ऑफ या कमांड की फॉर्म में भी हो सकता है कि आप उसको कोई टेक्निक बताते हो फ्रॉम अ स्पेसिफिक थ्योरी, फ्रॉम अ स्पेसिफिक थेरेपी, कि वो इस चीज़ को अप्लाई करे. इसका मकसद ये होता है कि आप क्लाइंट को इंडिकेट करते हो कि उसको क्या एक्शन स्टेप्स लेने चाहिए. फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बिहेवियरल अप्रोचेस जो हैं वो इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करती हैं, जबकि क्लाइंट सेंटर काउंसलर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सो वो इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट वन इज एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन. एडवाइस इन्फॉर्मेशन मीन यू प्रोवाइड सजेशन और यू प्रोवाइड एन आइडिया और यू गिव द क्लाइंट योर होमवर्क कि वो उस चीज़ को करें. ठीक है, इट एक्चुअली प्रोवाइड क्लाइंट विद न्यू एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन. जब भी आपको इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो या उसको एक एडवाइस देते हो, सो बेसिकली वोकेशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी है तो वो उनके लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइस की देने की और इन्फॉर्मेशन देने की. Self-disclosure. Okay, so self-disclosure is that the interviewer share personal experience from the past and may share present reaction to the client. ठीक है, so counselor उसमें अपनी एग्जाम्पल एक्चुअली देता है और डिस्क्लोज करता है कि उसके साथ भी मिलता जुलता कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ एंड हाउ द काउंसलर कोप अप विद दैट सिचुएशन. सो इट एक्चुअली हेल्प द क्लाइंट टू ओपन अप, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट दिस स्किल इज़ मोर यूज्ड बाय द ह्यूमनिस्ट
डायग्नोस्टिक अप्रोच, और जो एग्जिस्टेंशियल काउंसलर्स है वो इसको यूज़ करते हैं, बल्कि जबकि मॉडर्न काउंसलिंग टेक्निक में इस सेल्फ डिस्क्लोजर को मिनिमम रखा जाता है। सेल्फ डिस्क्लोजर जितना ही मिनिमम हो उतना ही क्लाइंट के साथ आपकी रेपो अच्छी बनती है और क्लाइंट आपको बात को सुनता और समझता है। सेल्फ डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा हो गया देन अगेन इट इज़ हार्मफुल। नेक्स्ट वन इज फीडबैक. So actually client you provide client with specific data on how they are seen by the counselor or by the others. So you actually provide the client कि आप अपना फीडबैक देते हो कि क्लाइंट आपने उसके ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा, और फिर क्लाइंट भी आपको फीडबैक देता है. So feedback and reflection of meaning are more commonly employed by the humanistic counselors. वो counselors जो humanistic perspective को follow करते हैं, they use the technique of feedback. Then there is a logical consequences, where interviewer explain to the client the logical outcome of thinking and behavior. If then, like अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है. एंड एक्चुअली दिस स्किल हेल्प द क्लाइंट टू एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन. तो अगर वो किसी हार्मफुल बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं, सो यू एक्चुअली से दिस कि अगर आप इस तरह की से ये हार्मफुल बिहेवियर करते चले जाओगे तो उससे ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट आर अगेन हार्मफुल. सो क्लाइंट के लिए एक इनसाइट डेवलप हो रही होती है. कॉग्निटिव काउंसलर बेसिकली इस स्किल को ज़्यादा यूज़ करते हैं. देन इज इन्फ्लुएंसिंग समरी. This skill is often used at or near the end of a session to summarize the counselor comment because it gives structure to a casual random conversation. जब आप summarize करते हो तो basically आपकी जो पूरी conversation थी, जो multiple topics के ऊपर जितनी भी conversation थी या जितने भी issues एक session में discuss हुए हैं, उनको एक structure मिल जाता है, वो सारी की सारी combine हो जाती है. plus client को भी idea हो जाता है what they have covered during the session. Okay. So after influencing skills, there is another very important skill which is known as focusing and selective attention skills. Actually this is very important skill again because it actually helps the client to focus on the important issue. So you actually focus on the client's problem and client's perspective about that problem. जब आप सिर्फ फोकस करते हो उन्हीं प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे तो एक्चुअली broadens the perspective of, or it actually widens the perspective of the client, okay, related to that particular problem. और उसी प्रॉब्लम को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हो. सो द मेन फंक्शन ऑफ फोकसिंग इज टू डायरेक्ट द क्लाइंट conversational row into the areas you want. So you basically direct the client conversation into something जो productive हो, ठीक है. So आप पहले क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हो, फिर उसके प्रॉब्लम के ऊपर आते हो. क्लाइंट को सुनना और समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना. उसकी प्रॉब्लम को उसको समझना है और फिर उसकी प्रॉब्लम पर आना है. So this is very important. And there are multiple types of focusing as well, जैसे focused responding हो गया and focused explanation हो गया. And they are two different very different and important focusing skills. So in focused responding, client statement often have many parts of them and you choose where to focus, ठीक है. अगर वो कोई एक बात कह रहा है या कह रही है और आप जो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आप उस एरिया के ऊपर फोकस करते हो और उसी को ही रिफ्रेम करते हो जो प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है एज अ थेरेपिस्ट आपको. दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 17. थैंक यू.